आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स नवंबर में होने वाले हैं उनके लिए पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। यह पीवाईक्यू आपके जनरल साइंस का है और यह जनरल साइंस का भी अगर हम बात करें थोड़ा और स्पेसिफिक तो यह क्या है, फिजिक्स का है। उसमें भी यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या आणविक गति सिद्धांत पर आधारित है। इसमें लगभग 5 से 6 प्रश्न होंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे एग्ज़ाम में संभावित हैं। तो हम समय नहीं नष्ट करते हैं, पहला ही प्रश्न देखते हैं कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा खाली स्थान में होती है। अब ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है उसे के ई से लिखते हैं। के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब यहाँ से आप क्या जान लिए हैं कि जो आपकी ये गतिज ऊर्जा है 1/2 mv²। यम का मतलब है मास, को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी का मतलब है वेलोसिटी, इसे गति कहते हैं। अब क्या है कि जिसमें भी गति ज़्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, ठोस में या ठोस में, गैस में, तरल में, मेटलॉइड में। अब गैस में क्या है फ्रेंड्स कि इसके मॉलिक्यूल्स फ्री रहते हैं और दूर दूर रहते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसके मॉलिक्यूल्स की, इसके अणुओं की। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठोस की क्या है, कम होती है, तरल की ठोस से ज़्यादा होती है, गैस से कम होती है। और मेटलाइड की क्या है कि तरल से थोड़ी ज़्यादा होती है और ठोस से कम होती है। मेटलाइड ऐसा स्टेट है जो तरल और ठोस के बीच की अवस्था होती है। अब आपको मालूम ही है कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और प्लाज्मा अवस्था और एक आइंस्टाइन कंडेंसेट कंडीशन बोली जाती है, तो वह हाई स्कूल के लेवल की नहीं है, तो उसको हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। अगर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की होती है, सबसे ज़्यादा, इसको मान लीजिए। फिर क्या है कि द्रव की होती है, फिर उसके बाद ठोस की होती है। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा आप लोग, इससे प्रश्न ग्रुप डी में बने हैं। तो पहले का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत पूछा है। अब आपको ध्यान देना है कि गैस में आणविक गति के वितरण, अब जैसे हम जानते हैं कि जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो गैस के जो अणु होती है उनकी गति बढ़ जाती है और वो क्या करते हैं कि फैलने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रेशर भी बढ़ता है। तो अब देखिए, सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। भाई अणुओं का अंश कैसे बढ़ेगा, जैसे अब मान लीजिए एक बर्तन में क्या है कि 5 मोल गैस भरी है। अब वह क्या है, आप इसको हीट करना शुरू कर दिए, बर्नर लगा दिए, हीटिंग शुरू हो गई। अब यह हीट हो रहा है, तो अब इसमें 5 मोल से 6 मोल थोड़ी हो जाएगा कोई मॉलिक्यूल, किसी भी गैस का अणु। यह तो 5 मोल ही रहेगा, 6 मोल तो होगा नहीं। तो अब इसको ध्यान दीजिए कि यह क्या है, अंश, अणुओं का अंश नहीं बढ़ेगा। सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाएगी, यह भी सही है। वितरण व्यापक हो जाएगा, यह भी सही है। अब जैसे मान लीजिए कि वितरण इधर ही रहा हो तो यह इस कोने, क्योंकि गति बढ़ेगी तो ये चारों तरफ जाकर दीवार से टकराएंगे, तो ये सब बराबर होगा। वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है, तो क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। अब क्या है, सत्य नहीं है पूछा है, तो सत्य नहीं है, बी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 3, गैस अणु गति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब, अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इससे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, इसमें 3-4 प्रश्न बन जाएंगे। पहला प्रश्न यह बनेगा इससे
कि परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान क्या है? 0 केल्विन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। सीधे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा तापमान परम शून्य तापमान है। ऑप्शन रहेगा 0 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर ऑप्शन में आ जाएगा 0 आर। आर भी एक स्केल होता है, रनकाइन स्केल इसे बोलते हैं, 0 रनकाइन। तो अब क्या है कि आप ध्यान दीजिएगा कि 0 केल्विन का जो है वह करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या है? परम शून्य तापमान 0। अब परम शून्य तापमान पे किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब उसका तापमान शून्य हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? शून्य हो जाएगी। तो जब शून्य हो जाएगी तो उसमें गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। आयतन शून्य नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, आयतन क्यों नहीं शून्य होगा किसी भी मॉलिक्यूल का? क्योंकि हमेशा हर किसी में भी चीज़ में द्रव्यमान है। द्रव्यमान है तो कुछ न कुछ स्थान घेरेगी, जो स्थान घेरेगी वही तो है उसका आयतन। तो अब क्या है? आयतन शून्य नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन, गैस का दाब शून्य हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हम सर्च करेंगे। अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, ए ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है। तो सी आप कीजिएगा, गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो जाएगी। यह बाद की बात है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा दूसरी वैल्यू होती है। तो यह ऑप्शन भी गलत हम मान रहे हैं। फिर प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ठोस, द्रव, गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? सबसे पहले आप जान लीजिए कि विसरण क्या होता है। विसरण को अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बम डिफ्यूज हो गया, बम डिफ्यूज हो गया। तो अब क्या है? डिफ्यूज का मतलब वो विसरित हो गया, अब वो काम नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने क्या है कि विसरण कैसे समझाएं आपको, उसको आप समझिए इस तरीके से। जैसे अब एक गिलास में पानी है, उस गिलास में क्या है? पानी है सिर्फ। अब दूसरा गिलास है, इसमें क्या है कि पानी और नमक का मिक्सचर है, वाटर प्लस साल्ट। अब हम इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं इसमें। तो अब क्या है कि यह इसमें जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है इसमें डिफ्यूज होना शुरू होगा, इसमें घुलना शुरू होगा। तो अब क्या है कि कुछ टाइम बाद इसका सारा मिक्सचर एक टाइप का हो जाएगा। इसमें का जो नमक है वो इसके भी पानी से सब क्रियाकलाप कर लेगा। तो अब दूसरा उदाहरण ऐसे समझिए आप विसरित होने का, कि मतलब अब कोई झिल्ली है, इसकी इस तरफ कुछ और रखा है, इससे इधर होता है, इससे इधर होता है। तो यह भी एक विसरण का उदाहरण है। हाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, कम गाढ़ा से ज़्यादा गाढ़ा, या फिर ज़्यादा गाढ़ा से कम गाढ़ा। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम। द्रवों के विसरण की दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है। ठोस से तो अधिक होती है, लेकिन गैसों की तुलना में कम होती है। गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, ऑप्शन सही है। ठोसों के विसरण की दर गैसों की तुलना में अधिक होती है, गलत है। बी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या है कि गलत है, इसमें कम दिया है। फिर प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर। अब समझिए, वाष्पीकरण का मतलब होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब कि जैसे आप किसी बर्तन में पानी रखे हैं, यह क्या है कि उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है। यह एक निश्चित तापमान पर और दाब पर वाष्पीकृत होता है। अब मान लीजिए यह ऐसे बर्तन में रखा जाए, ऐसे घर में रखा जाए, ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाए जहाँ पहले से ही ज़्यादा वाष्प उपस्थित है, तो इसके वाष्पीकरण की क्या प्रक्रिया होगी? एक तरीके से इसको समझिए विसरण ही, कि अब इसका क्या है कि यहाँ ज़्यादा वाष्प है तो यहाँ से कम पानी उड़ेगा, कम वाष्पीकरण होगा। तो क्या है कि घटेगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।